हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप एंड ऑल्सो वंस अगेन वेलकम टू फटाफट सीरीज, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम आईआर एंड लेबर लॉ कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट की एपीएफसी और ईओएओ में क्या इंपॉर्टेंस है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज यहां पर हम डिस्कस करने वाले पार्ट 6। इससे पहले हम 5 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक वो 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं या कोई भी पार्ट स्किप कर दिया उन्होंने, गाइज डू रेफर दीज एमसीक्यूज, दे आर गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है इस कंपोनेंट में, which have a high probability of being asked in the examination. So let's proceed friends with today's agenda. But friends, before starting, एक important thing, if I talk about the EPFO EOAO result of 2021, so that year we had given selections of 116 candidates, और इस साल भी हम पूरी शिद्दत से रेडी हैं ये इस रिजल्ट को रिपीट करने के लिए, बोथ फॉर EOAO एज वेल एज APFC एग्जामिनेशन। सो गाइज अगर आप भी रेडी हैं अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखने के लिए, तो गाइज आपको इस सेशन जरूर अटेंड करना है और यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट भी करना है। जो हम होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं आपको वहां पर पार्टिसिपेट करना है। दीज स्मॉल थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर सिलेक्शन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द होमवर्क क्वेश्चन विच आई हैड गिवन एट द टाइम ऑफ पार्ट 5 व्हेन वी वर डिस्कसिंग पार्ट 5, राइट। सो पार्ट 5 के लिए हमने जो होमवर्क देखा था वो था, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज कंसिडर्ड एज एडल्ट। यही होमवर्क क्वेश्चन था हमारा। So let's see the options. So person who has completed his 16th year of age, person who has completed his 18th year of age, person who has completed his 21st year of age, or person who has completed his 25th year of age. So which of the following is correct, guys? Do let me know. The right answer is option number B itself. That is, person who has completed his 18th year of age is considered as an adult under the Factories Act 1948, right? So here you can see, as per the provisions of the Factories Act 1948, adult means a person who has completed his 18th year of age. So when you read the definition clause Factories Act में, there you can see the definition of adult. बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, पहले भी प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और अगेन इंपॉर्टेंट है गाइज, अगेन पूछे जा सकते हैं। So जब भी आप एक्ट कवर करें उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करें, ताकि डेफिनेशन वाला क्लॉज है इसको तो आपको करना ही करना है सारे एक्ट्स के लिए, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे सेशन। सो टुडे सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी मेजर्स इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो गाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। यहां पर स्टैट्यूटरी मेजर्स पूछा जा रहा है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 for settlement of disputes. So your options are conciliation, arbitration, adjudication or court of inquiry. Which of the following is correct? Do let me know, guys. So the right answer is option number B, that is arbitration. Guys, we are talking about the Industrial Disputes Act. ठीक है, हम इस particular इस specific act के बारे में ही बात कर रहे हैं। So here you can see the statutory measures in the Industrial Disputes Act for settlement of disputes are given below. That is Works Committee, conciliation, adjudication और courts of inquiry. ठीक है, यही है वो settlement के जो मैकेनिज्म दिए हुए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में, राइट। यहाँ पे आर्बिट्रेशन का मेंशन नहीं है, ठीक है गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, अरेंज द प्रोसेस ऑफ कॉन्सिलिएशन इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जो कॉन्सिलिएशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, क्या सीक्वेंस फॉलो होता है, वो आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस में। सो ड्राइंग ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट, सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्सिलिएटर, discussion among the parties or conciliator listens to the both the parties and identify the issues. So correct sequence क्या है? Your options are 2431, 2341, 2134 और 2413. कौन सा करेक्ट है गाइज? The right answer is option number B, that is 2341. So if I talk about correct sequence of process of conciliation, so here you can see first of all selection of conciliator. सबसे पहले conciliator का selection होता है कि conciliation करेगा कौन, right? Then decision is taken as to who will attend the conciliation and the cost to be incurred in the process, right? Then number third is discussion among the parties, then conciliator listens to the parties and then finally final written agreement एक तैयार होता है जो कि conciliation के बाद होता है, right? So guys ये important चीज है जो आपको ध्यान में रखना है with respect to the sequence in the process of conciliation. So the right answer is option number B.
Question number third, as per the Industrial Disputes Act 1947, when the conciliation officer fails to settle disputes within how many days, the matter shall pass to Board of Conciliation. Guys, Industrial Disputes Act बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बोथ IR कंपोनेंट के हिसाब से भी और लेबर लॉ के हिसाब से भी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है ताकि जो भी क्वेश्चन यहां से आए वो आप इजिली सॉल्व कर सके। सो ऑप्शंस आर 7 days, 14 days, 15 days or 13 days. Which of the following is correct? The right answer is option number B, that is 14 days, right? 14 days is the right answer, guys. So यहाँ पे अगर हम प्रोविजन को रीड करें, so as per section 5 subsection 1 of the Industrial Disputes Act, when the conciliation officer fails to settle disputes within 14 days, the matter shall pass to the Board of Conciliation, right? Guys, यहाँ पे section 2 mention किया हुआ है, but sections are not important for APFC as well as EO and AO examination. यहाँ पर section की बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप sections पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा confusion हो जाएगा, राइट? तो क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, अगर आया तो एक क्वेश्चन ही आएगा, तो गाइज उसके लिए आप इतने सारे सेक्शंस याद नहीं कर सकते, वो आपके लिए बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा, राइट? सो अवॉइड सेक्शंस। आपको फोकस कहां पर रखना है? आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर फोकस रखना है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और वो सारे ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th. So question number 4th is, as per the provisions of Industrial Disputes Act 1947, the Board of Conciliation is required to send a report to the appropriate government within how many days? रीड द क्वेश्चन केयरफुली गाइज, आपको यहाँ पे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर जो टाइम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके प्रोबेबिलिटी जो होती है एग्जामिनेशन में आने की वो काफी हाई होती है। सो ऑप्शंस आर 15 days, 1 month, 2 months और 3 months. The right answer is option number C, that is 2 months. So when you read the provision, so it is written there that as per the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, the report is required to be submitted within 2 months of the date of the reference of the dispute or within a shorter period as determined by the appropriate government. Right? So guys, I hope आपको क्लैरिटी है किस तरीके से चीजें आती हैं, right? So this is the right answer. Now question number 5th is, Dr. Acriot's formula is associated with determination of which of the following? Your options are fair wage, minimum wage, living wage और real wage. So this is the previous year question. ये previous year question है guys, जो कि आ चुका है एग्जामिनेशन में. So आप देख सकते हैं किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, right? So this formula is associated with the minimum wage. So here you can read the explanation. But if I talk about Dr. Acriot's formula, so this is associated with the determination of minimum wage, right? Minimum wage के determination से associated है ये. और ये क्यों न्यूज में था गाइस? क्योंकि 7th पे कमीशन जो था वो न्यूज में था, जहां पर इस फॉर्मूला का यूज किया गया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम वेज. दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. Now question number 6. So question number 6 is, under the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, the average pay for a monthly paid workman means the average of the, read the question carefully, the question is about the average pay for a monthly paid workman, right? Monthly paid workman. So options are wages payable in 6 completed calendar months preceding the date on which the average pay becomes payable, wages payable in 3 completed calendar months preceding the date on which the average pay becomes payable, then wages payable in the 4 completed calendar months preceding the date on which the average pay becomes payable, then wages payable in 12 completed calendar months preceding the date on which the average pay becomes payable. Friends, options बहुत ज्यादा क्लोज हैं और ऐसे ही ऑप्शंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. कंफ्यूजन क्रिएट करने की जो कोशिश है वो पूरी तरीके से की जाती है. तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोविजन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे क्विज सॉल्व करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट, ताकि वो जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, वो आपके माइंड में रिटेन हो जाए. ठीक है फ्रेंड्स? सो दिस इज द स्ट्रेटजी टू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज wages payable in 3 completed calendar months preceding the date on which the average pay becomes payable. So here you can see, you can read the provision average pay. So यहाँ पे average pay की definition को भी अलग अलग तरीके से दी है. In the case of monthly paid workman, और अगर in the case of weekly paid workman, अगर workman को weekly payment किया जाता है, या workman को monthly payment किया जाता है, या workman को daily payment किया जाता है, right? तो इन तीनों के लिए ही average pay जो है वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको किसी भी कैटेगरी से आ सकता है, राइट? यहाँ पर हमने कौन सी कैटेगरी ली थी? इन द केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन. बट एग्जामिनेशन में आपको
आपको वीकली पेड के रिगार्डिंग भी आ सकता है और डेली पेड वर्कमैन के रिगार्डिंग भी आ सकता है। तो वही चीज मैं समझा रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे ही प्रोविजंस को, स्पेशली जो डेफिनेशन वाला जो क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका आप प्रॉपर एक नोट बना लें अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और अगेन उसको रिवाइज करते रहिए, राइट। सो हियर यू कैन रीड इन द 3 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स, इस तरीके से आप एवरेज पे कैलकुलेट करेंगे जो कि मंथली पेड वर्कमैन है। रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस यू कैन रीड फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ठीक है गाइस। Now, question number 7, the term protected workman is defined in which of the following act? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जो एपीएफसी और ईओ एंड एओ के एग्जामिनेशन होते हैं, राइट। सो द टर्म प्रोटेक्टेड वर्कमैन इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? योर ऑप्शंस आर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। Do let me know guys, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो then definitely you can answer this particular question, right? So the right answer is option number B, that is Industrial Disputes Act 1947 में जो definition है protected workman की उसे दिया गया है definition वाले clause में। Again I am repeating, definition clause is very very important in any act, right? So whenever you are approaching for any act you need to cover the definition clause very well. Right, now let's move to question number 8, but before that you can see the definition of protected workman as well. Protected workman in relation to an establishment means a workman who, being a member of the executive or other office bearer of a registered trade union connected with the establishment, is recognized as such in accordance with the rules made in this behalf, right? So definition is not important, but this term is important which can be asked कि ये particular term कौन से act में mention है या कौन से act में define है, तो that you need to know, right? Question number 8. Question number 8 is, as per the Industrial Disputes Act 1947, an interim or a final determination of any industrial dispute or any question relating thereto by any labor court, industrial tribunal or national tribunal, and includes an arbitration award, can be termed as which of the following? Your options are award, bipartite settlement, judicial agreement, or conciliation. This is again from the definition clause, guys. डेफिनेशन क्लॉज से ही ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो प्रोविजन है पूरा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, राइट, अवार्ड। सो हियर यू कैन सी, हियर यू कैन रीड द डेफिनेशन ऑफ अवार्ड व्हिच इज मेंशन्ड हियर इटसेल्फ, राइट। Now, question number 9. So, question number 9 is very important from the Industrial Disputes Act. Which one of the following is the rate of compensation in case of layoff under the Industrial Disputes Act 1947? We are talking about the rate of compensation, right? In case of layoff. एक एक टर्म आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है जब भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि एक एक टर्म लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिमिलर टर्म्स हमें लगते हैं, उनके प्रोविजंस अलग होते हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप मिस्टेक ना करें उसको अटेम्प्ट करते वक्त, राइट। सो योर ऑप्शंस आर 50% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस, 15% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस, 40% of basic wages and dearness allowance, or 25% of basic wages and dearness allowance. So which of the following is correct? So the right answer is option number A, that is 50% of basic wages and dearness allowance, right? So here you can see right of workmen laid off for compensation, ठीक है, तो जिन्हें lay off किया गया उनको compensation दिया जाएगा, and that compensation shall be equal to 50% of the total of the basic wages and dearness allowance, right? So this is very very important. Now guys, question number 10, as you all know that question number 10 is a homework question and you need to answer it in the comment box itself, ठीक है, तो इसका जो भी आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है, and right answer we will discuss in the next session, right? So let's see the question. Question is, voluntary arbitration is a statutorily recognized mode of settlement of dispute under which of the following act? Your options are Trade Union Act, Industrial Disputes Act 1947, Factories Act 1948, or Employee Compensation Act 1923. So what is the right answer? That you should comment in the comment box and we will discuss the right answer in the next session, right guys? So this is all the 10 questions for part 6, right? So guys, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, अगर आपको चीजें सीखनी है और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, या आप एकदम फ्रेशर हैं, तो आपके लिए अलग अलग तरीके के कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं विद रिस्पेक्ट टू एपीएफसी एंड ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन ऑफ 2023। हियर वी हैव अ मास्टर पैक जहां पे सारा आपको वीडियोस, पूरा आपको उन्हीं वीडियोस की पीडीएफ और आपको क्विज प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एवरी कंपोनेंट। टेस्ट सीरीज प्लस में आपको सारे ही कंपोनेंट के टेस्ट सीरीज रहेंगे
और लेकिन साथ में आपको जो स्पेशल कंपोनेंट है लाइक सोशल सिक्योरिटी हो गया, लाइक आईआर एंड लेबर लॉ हो गया, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग हो गया, इनका आपको वीडियोस प्लस आपको क्विज भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अदर जो कंपोनेंट्स है लाइक जीएस वाले जो कंपोनेंट है उसका सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। और एक कोर्स है हमारे पास टेस्ट सीरीज कोर्स, जहां पे सारे ही कंपोनेंट्स के सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो अगर आप इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है गाइस, वहां पर जाके आप इन कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं और इन्हें अवेल कर सकते हैं। So thank you very much guys. This is all for part 6. We'll meet in another session. Till then, goodbye and happy learning friends.